नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अफसरनामा में आज हमारे साथ एक ऐसे युवा आईएएस ऑफिसर हैं जो इसी मध्य प्रदेश से आते हैं और 2010 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं वो, और वर्तमान में जबलपुर कलेक्टर की जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं। एक ऐसे युवा अधिकारी हैं जो एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। विनम्रता उनकी पूंजी रही है और इसी विनम्रता के साथ वो आगे बढ़ते रहे हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं उनके पास और जानने की कोशिश करते हैं अफसरनामा का ये सफ़र जिस तरह से हम शुरू करते हैं। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं जबलपुर कलेक्टर और 2010 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसर कर्मवीर शर्मा जी। बहुत स्वागत करता हूँ कर्मवीर जी आपका अफसरनामा में। जी बहुत 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 धन्यवाद आपका। जी कर्मवीर जी, इस कार्यक्रम की शुरुआत जब भी हम करते हैं तो पास्ट का दरवाज़ा हम खोलते हैं और जिसको हम ये भी नाम देते हैं कि टाइम मशीन में बैठकर हम पीछे लौटते हैं। काश कोई टाइम मशीन होती कि आप और हम बैठकर अपने अतीत को देख पाते। उससे भविष्य को भी देखने की बात है टाइम मशीन में तो, लेकिन अतीत बड़ा रोचक लगता है कई बार कि जहाँ जिन पड़ावों से गुजर कर हम सफलता की तरफ बढ़ते हैं। आप याद करते हैं अपने बचपन को, अपने किशोर अवस्था को और अपने कॉलेज के उन दिनों को, तो उस कर्मवीर को आप किस तरह पाते हैं? नाम आपका बड़ा ज़बरदस्त है, कर्म और वीर, और यही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र होता है, कर्म के साथ, वीरता के साथ सफलता के पथ पर आगे बढ़ना। किस तरह आप याद करते हैं जब आप 14-15 साल के थे और एक सपना आपके मन में पलने लगा था कि मुझे आगे बढ़कर ये बनना है? क्या ये कलेक्टर बनना था? जी जी बिल्कुल। मेरा जो पारिवारिक बैकग्राउंड रहा है वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से रहा है। मेरे दादाजी गांव में रहते थे, पिताजी ने भी कृषि वगैरह की, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से पढ़ाई करके फिर वो प्रोफेसर बने। तो एक शिक्षक परिवार में रहने का एक सौभाग्य मुझे मिला है और माताजी का हमारा जो है स्नेह और आशीर्वाद हमेशा मिला है। तो उनके गाइडेंस में ही हम लोगों का जो एक कठोर अनुशासन वाला काम है वो बचपन से ही शुरू हो गया था और वहीं से हम लोगों को एक आदर्श जीवन कैसे जीना चाहिए और कैसे समाज के लिए काम करना है वो वहीं से परिवार से ही हमें मिलना शुरू हो गया था। जो डे टू डे की एक एक्सरसाइज होती है, कठोर परिश्रम होता है, पढ़ाई करना है, यदि 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटे का पढ़ाई करना है, वो चूँकि शिक्षक परिवार होने के कारण ये चीज़ शुरू से ही मेहनत करने की एक आदत बनी। और स्कूल में आते आते तक ये डिसाइड होने लगा कि हमें समाज की सेवा के लिए और समाज का ऐसे पद पे जाना चाहिए जहाँ समाज के लिए हम बेहतर तरीके से कर पाएँ। कॉलेज तक आते आते हमने फिर डिसाइड किया कि ये आईएएस के लिए हम एग्ज़ाम दें और फिर आईएएस के लिए ही हमने आगे पढ़ाई की। आईएएस को ही ध्यान में रखते हुए फिर आगे का रणनीति बनाई और परिवार का और समाज के सभी लोगों का हमें सहयोग भी मिला। कर्मवीर जी, एक मुंबई सिनेमा जगत की फिल्म है, उस फिल्म का एक बड़ा चर्चित गीत है, दिल तो बच्चा है जी। और मन की भी अगर बात करें तो मन भी बच्चा है जी। मन बच्चा इसलिए है कि जब ये मचलता है तो फिर कहता है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, और बड़ी मुश्किल हो जाती है जब ये मन मचल जाता है। मन के मचलने का सीधा संबंध होता है आपके जीवन के अनुशासन के भंग होने से, और ये मन है तो मचलेगा ज़रूर। चंद्रमा से इसीलिए हमारे यहाँ ज्योतिषीय विधा में मन और चंद्रमा की तुलना एक जैसी की गई है। तो ये जो मन मचलता है, जब आपका भी मन मचला होगा कि कितनी पढ़ाई करूं, कितनी देर बैठ के पढ़ता रहूं, क्या इतना सख्त होना पड़ेगा अनुशासन को लेकर। इन परिस्थितियों में जो मन पर काबू पाता है वही महात्मा होता है और वही महर्षि होता है और वही कलेक्टर होता है या वही शीर्ष पदों पर सफलता के साथ आगे बढ़ता है। आपका क्या अनुभव रहा? इस बच्चा है जी टाइप मन को आपने कैसे नियंत्रित किया? कौन सा वशीकरण पढ़ा आपने? जी जी देखिए, वशीकरण तो नहीं है, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि एक एज होती है, किशोरावस्था होती है, जिसमें आपके कुछ अपने ख्वाब होते हैं, कुछ अपनी चीज़ें होती हैं। ये बात सभी के जीवन में आता है। लेकिन यदि भौतिकता और आध्यात्मिकता का संयुक्त सम्मिश्रण यदि शुरू से बता दिया जाए परिवार में, जो कि मैं फॉर्चुनेट था, मैं
भाग्यशाली था कि मुझे परिवार की तरफ से, पिता माता की तरफ से ये चीज़ें आई कि आपके दोनों के बीच में एक सामंजस्य बिताने की आवश्यकता है कि आपका जीवन जो है वो भौतिक जीवन भी होना चाहिए और एक आध्यात्मिक टच भी होना चाहिए। और वो आध्यात्मिक टच ही आपको ये संबल देता है कि हमें कहाँ तक जाना है, हमारी लिमिटेशंस क्या हैं और हम कैसे हमारे मचलते मन को कंट्रोल करके और उसको सही दिशा में ले जाएं। तो ये चीज़ हमें ली। और आपको जानकारी देना चाहूँगा कि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस का। मेरा ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में है, लेकिन मेरी रुचि अध्यात्म में रही है और रुचि मेरे दर्शन में रही है। तो मैंने अपनी आईएएस की जो एग्ज़ामिनेशन पास की है, क्लियर की है, उसमें एक विषय दर्शन शास्त्र भी था। तो एक प्रकार से वो चीज़ का झुकाव होने के कारण ये चीज़ मेरे लिए आसान हो गई। सर, आपने एक बड़ी लाजवाब बात कही कर्मवीर जी, और आपने कहा कि भौतिकता और आध्यात्मिकता का सम्मिश्रण। मैं इसको सुनकर आनंदित भी हूँ और थोड़ा चमत्कृत भी हूँ, क्योंकि अब तक हमने यही सुना है कि या तो आप अपने को पूरी तरह से आध्यात्मिक रखिए या पूरी तरह से अपने को भौतिक प्राप्तियों की तरफ अपने को ले जाने का प्रयास करिए। हरिवंश राय बच्चन जी अपनी किसी पंक्ति में कविता की इसीलिए कहते हैं कि पाप हो या पुण्य हो, कुछ भी किया नहीं मैंने आधे हृदय से। आपकी बात भी मुझे कुछ उसी तरह की लग रही है कि लेकिन इसका सम्मिश्रण कितना होना चाहिए? कोई फार्मूला तो है नहीं, लेकिन फिर भी कितना जीवन में आध्यात्मिकता का भाव होना चाहिए और कितना भौतिकता का भाव होना चाहिए? क्या काल परिस्थिति समय के हिसाब से ये बदलते रहते हैं? मैं शायद दार्शनिक प्रश्न है जी। बिल्कुल काल नहीं, मैं दर्शन शास्त्र का ही हूँ, तो मैं देना चाहूँगा इसका जवाब। बिल्कुल ये काल, परिस्थिति, समय और जो उस समय की मांग हो, प्राथमिकता हो, उसके अनुसार ये बदलता रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे दर्शन में भी ये बताया गया है कि इन दोनों का जब तक सम्मिश्रण नहीं होगा, केवल भौतिकता आपको नष्ट कर देगी और केवल अध्यात्म जो है वो आपकी सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक उन्नति में कहीं ना कहीं एक प्रकार से एक पक्षी हो जाएगा। तो हमें यदि समाज में उन्नति भी करनी है, एक व्यक्तिगत उन्नति भी करनी है, लेकिन समाज के सिस्टम को इस्टेब्लिश भी करना है, व्यक्तिगत जो आध्यात्मिक पक्ष है उसको भी उन्नति करना है, तो बीच में एक सम्मिश्रण या एक समामेलन या एक तरह से एक गुड मीन जिसको बोलते हैं हम लोग, वो करना जरूरी है। और ये अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग परसेंटेज हो सकता है। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने, और मैं इसकी व्याख्या कुछ इस तरह आपके उत्तर से कर पा रहा हूँ कि भौतिकता की जो रपटीली राहें हैं, जहाँ आप बहुत तेज़ी से फिसल सकते हैं, और आप फिसले तो पतन की जो अंधेरी गुफाएं हैं वो आपको अपने आगोश में ले लेती हैं। लेकिन यहाँ आध्यात्मिकता एक ऐसा प्रकाश है जो आपको उस फिसलन भरे रास्ते पर फिसलने नहीं देता। वो आपको बताता है कि भौतिकता तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, तुम्हें हासिल करना है, लेकिन इसके लिए भी कोई उद्देश्य होना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही आपने। सर, मैंने सुना है कि आपने हिंदी माध्यम से न सिर्फ अखिल भारतीय सेवा को अटेम्प्ट किया। चाहूँगा जी जी जी, बोलिए। जी जी। मैं इसमें ये बोलना चाहूँगा कि न केवल फिसलन हो और उस फिसलन से अध्यात्म रोकता है, बल्कि यदि फिसल चुके हैं तो उससे उभरने के लिए भी अध्यात्म जो है आपका सहयोग देता है। ऐसा नहीं है कि जीवन में ठोकरें नहीं खाती है व्यक्ति, जो आध्यात्मिक हो, ठोकरें तो खाता है और कई बार जो है असफल भी होता है। लेकिन यदि आपके मन में आध्यात्मिक टच है, यदि आपके मस्तिष्क में एक प्रकार से और मन और मस्तिष्क में आध्यात्मिक टच है, तो आप उस ठोकर से उभरने में आपको बहुत ज़्यादा सुविधा मिलती है, संबल मिलता है, और आप असफलता को सहन कर सकते हैं, विनम्रता से स्वीकार कर सकते हैं और फिर पॉजिटिव मेंटेलिटी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सर। और सादत हसन मंटो ने अपने एक उपन्यास में कहा है कि ये बड़े अजाब की मंजिल है जहां आकर गुनाह भी बेमज़ा हो जाते हैं। गुनाह और बेमज़ा, ये कैसे हो पाता होगा, ये मैं उस उपन्यास को पढ़ने के बाद बहुत दिनों तक सोचता रहा। लेकिन मुझे लगा कि ये आध्यात्मिकता ही है कि जिस गुनाह में कहा जाता है कि बड़ी लज्जत होती है, बड़ा मज़ा आता है और बड़ी सारी प्राप्तियां भी होती हैं, लेकिन अगर गुनाह भी बेमज़ा हो जाए तो यह आध्यात्मिकता है। मैंने सुना कि आपका मीडियम हिंदी रहा और आपने अखिल भारतीय सेवा भी हिंदी माध्यम से दी। बड़ी चुनौती होती है सर। मध्य प्रदेश में बड़े चुनिंदा अधिकारी हैं जिन्होंने इस तरह से सफलता हासिल की। कुछ इस पर रोशनी डालिए। क्या मैं ठीक हूँ? जी जी
बिल्कुल मेरा माध्यम हिंदी रहा है और मेरी जी पूरी एजुकेशन भी हिंदी माध्यम से ही हुई है, जी जिसमें अंग्रेजी एक केवल विषय के रूप में है। लेकिन हमें मेरा मानना है कि अंग्रेजी माध्यम जो है वो अंग्रेजी एक विषय या एक भाषा के रूप में है, उसे हमारा संस्कृति का रूप या उसी वही सब कुछ है, उसी के माध्यम से ही यदि उन्नति हो सकती है, इसके पक्ष में मैं नहीं हूँ। वो केवल एक लैंग्वेज है, जैसी हर लैंग्वेज होती है और एक कन्वर्सेशन का माध्यम होता है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि थोड़ी अतिरिक्त, जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप जाते हैं तो आपको अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बुक्स की अवेलेबिलिटी और जो आपको गाइडेंस है वो कंपैरेटिवली हिंदी माध्यम में कम होता है। तो ये समस्या हमने फेस ज़रूर की है। लेकिन जब आपके पास दृढ़ संकल्प हो और आपके पास में ये मन में विचार हो कि वरौ शंभो न तो रहूं कुंवारी, जैसे वाह आपको ये कथा आप से परिचित होंगे कि पार्वती जी जो है वो उनके पास कई ऑप्शंस थे, लेकिन उनके मन में था कि नहीं, मैं या तो शंभू को वरण करूंगी या अन्यथा मैं कुंवारी रह जाऊंगी। तो वाह वही जज्बा और वही दृढ़ निश्चय के साथ में हम यूपीएससी में आए थे, उसकी एग्ज़ाम देने के लिए गए थे कि बनेंगे तो आईएएस ही बनेंगे, अन्यथा फिर छोटी से छोटी चीज़ करने के लिए भी अपने आप को तैयार रखेंगे। बिल्कुल ठीक लेकिन कहा आपने। सभी का आशीर्वाद रहा, पढ़ाई रही, दृढ़ संकल्प रहा और सभी शुभचिंतकों का स्नेह रहा, तो इससे जो चाहा था वो मिला भी। और रैंक अच्छी आने से 28th रैंक हमारी ऑल इंडिया रैंक आई थी, 28वीं रैंक, इसके कारण हमें होम का ऑर्डर भी मिला। तो एक प्रकार से एक तरह से लॉटरी लगने वाली बात है कि आपका सिलेक्शन भी आईएएस के रूप में हो जो आप चाहते थे, और फिर आपको होम का ऑर्डर भी मिले। जी जी करवीर जी, अभी हमने 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया है। आपकी प्रतिबद्धता और आपकी बातों की सच्चाई से मैं अवगत होता निरंतर जा रहा हूँ, इसलिए मैं ये कहने की आवश्यकता नहीं समझता कि इस प्रश्न का उत्तर मैं बहुत ईमानदारी से चाहूँगा, लेकिन फिर भी मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ। हिंदी के प्रति इस देश में एक दोयम दर्जे की मानसिकता आज़ादी के बाद से प्रिवेल कर रही है, जबकि आज़ादी की लड़ाई में यही हिंदी एक बड़ा हथियार बनी थी, हिंदी भाषी राज्यों में भी और गैर हिंदी भाषी राज्यों में भी। हिंदी को अक्सर अवमानना की दृष्टि से वो लोग देखते हैं जो या तो ऊंचे पदों पर बैठे होते हैं या फिर वो मानते हैं कि हिंदी का आदमी एक बाबू किस्म की मानसिकता से ग्रस्त होता है और उसके भीतर बहुत आत्मविश्वास नहीं होता, एक किस्म की हीन भावना होती है, क्योंकि वो अंग्रेजी में निष्णात नहीं होता, पारंगत नहीं होता। आप जब पायदान ऊपर चढ़कर पहुंचे, इंटरव्यू तक पहुंचे, तो आपने कहीं क्या इस भेदभाव का अनुभव किया? जी 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 भेदभाव शब्द तो यूज़ नहीं करना चाहिए। एग्ज़ामिनेशन की, जैसे मैंने कहा कि स्टडी के जो मटेरियल और जो कोचिंग या जो मार्गदर्शन मिलता है उसमें कहीं ना कहीं ये अंतर ज़रूर दिखाई देता है। लेकिन जितना आप उच्च स्तर पे जाते हैं, आप उन सब चीज़ों को पार करने की क्षमता भी रखते हैं। तो हम इस शब्द को भेदभाव नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए कि हमें अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता पड़ी, जो शायद कंपैरेटिवली कम प्रयास में या कम मेहनत में भी आ सकता था। लेकिन मैं ये बोलने इसके साथ ये भी बोलना चाहूँगा कि अभी पिछले कुछ समय से, कुछ सालों से मैं फील कर रहा हूँ कि नहीं, इसमें एक पॉजिटिविटी और एक मेंटेलिटी में परिवर्तन भी आया है। इसे एक, चूँकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स कई सारे अब एग्ज़ाम में आते हैं और सिलेक्ट होते हैं और वो फील्ड में भी जाते हैं, तो एक मानस में परिवर्तन भी आया है। और ये मानस में परिवर्तन धीरे धीरे सकारात्मक भी होता जा रहा है कि इसे केवल एक लैंग्वेज के रूप में देखना है, इसे एक स्टेटस सिंबल के रूप में नहीं देखना चाहिए। सर, इस प्रोग्राम को बहुत सारे युवा अभ्यर्थी देखते हैं जो राज्य प्रशासनिक सेवा, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, वन विभाग की सेवा या फॉरेन सर्विसेज, एलाइड सर्विसेज में जाने के इच्छुक हैं। आप उनके लिए क्या मंत्र देंगे? लिखित परीक्षा से लेकर इंटरव्यू तक पहुंचने का ये जो एक बहुत ही कड़ी प्रतिस्पर्धा का दौर है, तो वो किन चीज़ों का ध्यान रखें, चाहे वो उनकी प्रिपरेशन हो या फिर इंटरव्यू की तैयारी? जी मैं फिर ये बोलना चाहूँगा कि माध्यम बैरियर नहीं है। माध्यम जो है कि केवल हिंदी माध्यम है या अंग्रेजी माध्यम है, इससे हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसे शायद न सोचते हुए जो मेन मुद्दा है या जो मेन चीज़ है वो होना चाहिए, हमारा दृढ़ संकल्प कितना है, हम कितना अपना आप को झोंक के उस जो उपलब्धि हम हासिल करना चाहते हैं उसको हम कितना
तल्लीनता से और कितना समर्पण भाव से हम करना चाह रहे हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये हम एग्ज़ामिनेशन की तैयारी जो डे फर्स्ट है तब से लेके तो सिलेक्शन तक और इवन सिलेक्शन के बाद भी वो डेडिकेशन यदि रहेगा तो माध्यम जो है वो बहुत ज़्यादा बाधक नहीं है। जैसा मैंने अभी पहले भी कहा था कि ये इस भाव से जाएंगे कि वरहो शंभो न तो रहो कुंवारी, यदि इस भाव से यदि हम जाएंगे तो फिर कोई भी उपलब्धि बहुत बड़ी नहीं है और कोई भी जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा नहीं है। कर्मवीर जी, हर व्यक्ति इतना न तो कर्मवीर होता है और न ही इतना आशा और इतने संकल्प से भरा होता है कि उसको ये लगे कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत जल्दी, मैं ये नहीं कहूँगा हथियार डालने की स्थिति में आ जाते हैं, लेकिन कभी निराशा का तम घिरता, छिप जाता मधु का प्याला, आंख मिचौनी खेल रही है मुझसे मेरी मधुशाला। जीवन आशा और निराशा का एक बड़ा आदर्श संगम भी है। कभी हम उपलब्धियों के शिखर पर होते हैं और कभी ऐसी फिसलन होती है कि सीधे फिर वहीं आकर गिरते हैं जहां से हमने सफर शुरू किया था। इन परिस्थितियों में मनोबल को कैसे धारदार बनाया जाए? जी जी। धारदार बनाने के लिए, मनोबल को धारदार बनाने के लिए निश्चित रूप से 2-3 चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। फिर मैं वो बोलना चाहूँगा, फिर वही रिपीट करना चाहूँगा मैं कि आपका उसके प्रति डेडिकेशन कितना है, कितना समर्पण भाव है। कई बार ये आते हैं अप एंड डाउन्स, हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। हमारी प्रिपरेशन के दौरान भी हमें आया, हमें 4th अटेम्प्ट में हम आईएएस बने। पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में मेंस नहीं हुआ, तीसरे अटेम्प्ट में मेंस हुआ तो इंटरव्यू में 2 मार्क्स से हमारा सिलेक्शन रुका। 4th अटेम्प्ट में प्रॉपर आईएएस 28 रैंक और मध्य प्रदेश कार्ड है। तो ये एक जो है, ये अप एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन आपका डेडिकेशन कितना है ये मायने रखता है। उस जो आपका जो उतार चढ़ाव है उसको ये संभालते रखता है। तो डेडिकेशन और समर्पण कितना है ये एक महत्वपूर्ण है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि आपका आध्यात्मिक टच कितना है। जैसा मैंने इंटरव्यू के शुरुआती चरण में कहा था कि जब आपके पास में जब आपका मनोबल कम होने लगे, जब आपको अवसाद घेरने लगे या आपको ऐसा लगने लगे कि ये मेरी क्षमता से बाहर है, तब फिर आपको वो अध्यात्म आपको संबल देता है। वो आपका जो एक समर्पण भाव है वो संबल देता है कि नहीं ठीक है, एक क्षणिक अवसाद का क्षण आया, 1 दिन 2 दिन में वो निकला और फिर आपने एक नई जोश, नई ऊर्जा, नया साहस के साथ में आप फिर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित भाव से आगे निकल चुके हैं। इसमें मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि आपके समाज के जो आसपास के जो लोग हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनके साथ भी आपका इंटरेक्शन रहे, माता पिता का सहयोग मिले, उनका आशीर्वाद रहे, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको विपरीत परिस्थिति से उभार लेती हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि, और मैं फिर आपकी पहले की बात पे लौटूंगा कि भौतिकता और आध्यात्मिकता का सम्मिश्रण भी आपको निराशा से बचाता है। भौतिकता निराशा में भी मदद करती है। जब आप संकल्पवान होकर देखते हैं कि ये भले ही कोरोना काल है या मुझे पहले अटेम्प्ट में सफलता नहीं मिली, दूसरे में नहीं मिली, तीसरे में नहीं मिली, लेकिन मैं पहुंचूंगा ज़रूर जहां जाना चाहता हूं। और इस संकल्प को धारदार बनाती है आपके भीतर की आध्यात्मिक वृत्ति, आपकी ये सोच कि नहीं, मेरी समस्त इंद्रियां जो हैं इस शक्ति के लिए लगी हैं और ईश्वर मेरे साथ है। जब हम आईएएस बन जाते हैं तो एक बड़ी चुनौती ये भी मैंने देखी है कर्मवीर जी की, शुरुआत के 10-11 साल बड़े फर्टाइल होते हैं क्योंकि आप बड़े जोश में होते हैं और आप बड़े अच्छे ढंग से काम करते हैं, एक मन में नया काम करने की प्रवृत्ति होती है। फिर सीनियर ये समझाते हैं कि अभी जोश है बरखुरदार, इसलिए इतने जोश से भरे हुए हो। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा कि कैसे आगे बढ़ना है, सिस्टम के साथ कैसे एडजस्ट करना है। हमारा जोश भी कायम रहे, बरकरार रहे, और हम ऐसे भी अधिकारी ना बने जो सिस्टम से ऐसे भिड़ जाएं कि अपने लिए भी मुश्किलें खड़ी कर लें और अपने लक्ष्य को हासिल करने में भी पीछे हो जाएं। इसके लिए भी कोई मंत्र, युवा अधिकारी तो आप हैं ही, लेकिन और युवा अधिकारियों के लिए कोई सजेशन आपका? जी देखिए, सर्विस में आने की जो नीयत है वो सब डिसाइड करती है कि आप किस नीयत से सर्विस में आए हैं। यदि आप एक पॉजिटिव चेंज लाने और सेवा भाव से सर्विस में आए हैं तो आप किसी भी स्तर में हो, चाहे आप यंग ऑफिसर हैं या आप सीनियर ऑफिसर हैं या आप और मोस्ट सुपर सीनियर ऑफिसर हैं, वो भावना यदि आपके मन में रहेगी तो हमेशा एक पॉजिटिविटी रहेगी, आपके विचारों में भी पॉजिटिविटी रहेगी
समाज के लिए जो काम करना है या हमारा जो पदी दायित्व है उसके लिए काम करने के लिए आपको एक दिशा तय करना आसान हो जाएगा और एक प्रकार से आपको इंटरनल एनर्जी भी मिलेगी कि हाँ, ये चीज़ करने से मुझे एक आत्मिक शांति प्राप्त हुई है, तो मैं और अच्छा काम करूं, मैं और अच्छा समाज के लिए कुछ बेहतरी कर पाऊं, मैं और अच्छा प्रदेश के लिए या देश के लिए बेहतरी कर पाऊं। तो ये बहुत कुछ डिसाइड होता है आपकी नीयत पे, किस नीयत से हम लोग इस सिस्टम में इंटर हुए हैं। जी, आखिरी सवाल कर रहा हूं सर, और बहुत मज़ा आया मुझे आपसे बात करके, और मैं दर्शकों को ये भी बता दूं, व्यूवर्स को, कि कर्मवीर जी एक बहुत अच्छे लेखक हैं। ख़ासतौर से निबंध प्रतियोगिताओं में उनका कोई जोड़ नहीं रहा है, और ऐसे राइटिंग और निबंध लेखन में, और निबंध जो लिखता है वो एक बहुत अच्छा लेखक है। तो मुझे लगता है इनसे आगे हम कई पुस्तकों की अपेक्षा रख सकते हैं। सर, आपकी जो जीवन संगिनी है, निजी जीवन से जुड़ा प्रश्न है, क्या वो भी गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, या वो भी प्रशासनिक सेवा से हैं, या फिर वो हाउस मैनेजर हैं, जो अपने आप में बड़ा इमिनेंट काम है? थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालिए। परिवार, आपके परिवार में कौन कौन है? जी। मेरी धर्मपत्नी जी जो हैं वो गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, वो डॉक्टर हैं, और अभी फ़िलहाल चूँकि मेरी 2 बच्चियां हैं, तो उनको अभी फ़िलहाल केयर की आवश्यकता है, तो वो अभी फ़िलहाल अपने करियर में कुछ विराम उन्होंने दिया है, और वो अभी फ़िलहाल उनके पालन पोषण, उनके नर्चरिंग में लगे हुए हैं। जैसे ही वो उससे कुछ मुक्त होंगी तो फिर उसके बाद वो पुनः अपने करियर में आगे बढ़ेंगी। ये चीज़ें हैं। साथ साथ में मेरे जो फादर हैं वो अब रिटायर हो चुके हैं प्रोफेसर से, शिप से, और वो अच्छे लेखक भी हैं। उन्हीं के गाइडेंस में मैंने भी लिखना शुरू किया था, और ऐसे राइटिंग मेरा बचपन से शौक़ रहा है। चूँकि आध्यात्म और धर्म संस्कृति और इतिहास के बारे में जानकारी रहती रही, तो वो चीज़ें लेखन में भी कन्वर्ट हुई, और उसका फ़ायदा मुझे यूपीएससी में भी मिला। मेरे लगभग बचपन से यदि काउंट करें तो 70 से अधिक ऐसे में विभिन्न स्तरों पे, नेशनल लेवल के 4-5 अवार्ड से लेके तो अन्य स्तरों पर जो है वो पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रपति जी से भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है ऐसे राइटिंग में। और इसी चीज़ को संकलित करके मैंने अपनी यूपीएससी में सिलेक्शन से पूर्व ही एक पिताजी के साथ बैठ के बुक भी पब्लिश की है, जो निबंध सर्वस्व नाम से है, और वो बेसिकली निबंध की विधा में कैसे आगे बढ़ा जा सके, और उसके निबंध जो सिलेक्टेड निबंध रहे हैं या जो पुरस्कृत निबंध रहे हैं उनके उदाहरण भी उसमें रखे हैं। तो वो एक अच्छी बुक हिंदी माध्यम में अवेलेबल नहीं थी, तो वो बुक भी हुई, और आगे जाके उसके कई एडिशन भी निकले हैं, और बाद में यूपीएससी की तैयारी करने वाले कई विद्यार्थियों ने उसको रेफ़र भी किया है और अच्छा लाभ भी प्राप्त किया है उसको। चलिए सर, बहुत आनंद आया आपसे बातचीत में, और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने हमसे कही। पहली बात जो मुझे याद रह जाती है वो है आध्यात्मिकता और भौतिकता का एक आदर्श सम्मिश्रण। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपकी है कि परिवार नाम की संस्था का एक सपोर्ट, जो आपको हमेशा आपको अपने लक्ष्य के प्रति जागृत रखता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात आपकी जो है, जैसा आपने खुद कहा कि शायद चौथे अटेम्प्ट में आपको सफलता मिली, और आपने 28वीं रैंकिंग पूरे देश में हासिल की, और इसीलिए मध्य प्रदेश कैडर भी मिला आपको। तो ये भी आपने कहीं बताया है कि निराशा से कभी कोई जंग नहीं जीती जा सकती है। असफलताएं तो आएंगी, लेकिन लड़ते रहिए। और चौथी और पांचवी महत्वपूर्ण बात जो मुझे आपसे बातचीत के दौरान ये लगा, कि जीवन में आप जितने सहज और सरल रह सकते हैं, और आपकी जो मातृभाषा है, ख़ासतौर से हिंदी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हिंदी भाषी बेल्ट के अनेक युवाओं के मन में ये ग्रंथि मैंने देखी है, जो एक हिंदी भाषी और हिंदी माध्यम से पढ़े होने के नाते मेरे साथ भी आरंभ के कुछ वर्षों तक जुड़ी रही, कि हम ये अनुभव करते हैं कि अंग्रेज़ी का समुचित ज्ञान न होना कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती आपके करियर में, चाहे आप किसी भी करियर में हों, वहाँ बनेगा। लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है, या आपके थोड़े से कम आत्मविश्वास का परिचायक है, क्योंकि योग्यता भाषा की मोहताज नहीं होती। अगर आपके पास योग्यता है तो आप महसूस करेंगे थोड़ा आगे चलने के बाद कि कहीं कोई कठिनाई नहीं है। सर, बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपको आपके भावी करियर के लिए, कि हमें एक योग्य, दक्ष, मध्य प्रदेश की ही मिट्टी का एक युवा ऑफिसर आगे बहुत मध्य प्रदेश की सेवा करे और लोगों की पीड़ाएं और तकलीफ़ें दूर करे। बहुत धन्यवाद अफसरनामा में बातचीत करने के लिए। और अफसरनामा के अगले एपिसोड में एक और अधिकारी को लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।